वालेकुम, क्या हाल है। एक नई वीडियो के साथ। तो बहरीन से और किसी कंट्री में मूव करना कितना मतलब आपके लिए चांस है। तो तकरीबन ये हिसाब लगाएं कि आपके पास तकरीबन 70% जो चांस है, तो आप बहरीन से आगे मूव कर सकते हैं किसी यूरोप की तरफ या अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, किसी भी कंट्री में। तो तकरीबन आपके पास 70% चांस है कि आप मूव कर सकते हैं। तो उसके लिए आपके पास बहरीन का वर्क वीज़ा होना चाहिए और आपके पास सबसे पहले तो ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए। तो उसके बाद आपके पास बैंक स्टेटमेंट तकरीबन 1000 या 2000 तक तो आपके पास होनी चाहिए। तो वो इजीली फिर आपको चांस मिल जाता है आगे किसी अच्छी कंट्री में मूव करने का। तो सबसे पहले तो दुबई है। दुबई में ये है कि आपको पास वहाँ पे हर मुल्क कंट्री का एम्बेसी है। तो ये है कि आपको किसी भी वीज़ा अप्लाई करने के लिए इतना मुश्किल नहीं होती। लेकिन बहरीन में क्या है कि बहरीन के अंदर ज़्यादा एम्बेसी नहीं है। मतलब कुछ बड़े बड़े मुल्क की एम्बेसी यहाँ पे हैं, लेकिन जो कुछ मुल्क ऐसे हैं जो यहाँ से आप पेपर सबमिट करवाते हैं तो वो दुबई जाते हैं, तो फिर वहाँ से रिपोर्ट आती है आपके वीज़े की। तो इस हिसाब से अगर लगाएंगे तो सबसे पहले अगर आपने बहरीन से किसी गल्फ कंट्री में जाना है, जैसे दुबई या सऊदीया या ओमान, इन कटनी के लिए, तो वो तो सबसे इजी है। मतलब कि आप हिसाब लगाएं कि यहाँ से अगर आपने दुबई का वीज़ा लेना है तो 50 दिनार या 55 दिनार से आपको 1 मंथ का विजिट वीज़ा मिल जाता है, जो सिंगल एंट्री वीज़ा होता है। तो फिर आप दूसरा लगाएंगे, आप सऊदीया का वीज़ा लेना है, तो यहाँ से तकरीबन सेम इतना ही प्राइस में आपको सऊदी का 1 ईयर का मल्टीपल वीज़ा मिल जाता है। तो सऊदीया यहाँ से जाना भी ईजी है। तो अगर अपनी गाड़ी पे जाने हैं तो फिर भी आपको तकरीबन यहाँ से 1 आवर की ड्राइव है, तकरीबन 1 घंटा लगता है यहाँ से। तो बॉर्डर क्रॉस करके तो सऊदीया, दमाम, खुरबर। तो उसके अलावा अगर आप दुबई में ट्रैवल करना चाहते हैं तो वहाँ पे टिकट भी यहाँ से अगर आप हिसाब लगाएं तो 60 दिनार की टिकट होगी, जो रिटर्न और मतलब आपको रिटर्न टिकट मिल जाएगी। तो सबसे पहले छोटी कंट्री से, मतलब अगर आपने प्लान है आपका यहाँ से किसी अच्छी कंट्री जाने का, तो ये बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन अगर आपके पास दुबई की एमिरेट्स आईडी है तो उस पे तो तकरीबन आप 90% आपको काफ़ी बेनिफिट मिल जाती हैं किसी और कंट्री में मूव करने के लिए। लेकिन ये है कि बहरीन की मतलब जो वीज़ा है, वर्क वीज़ा या रेजिडेंसी कार्ड है, वो भी इतना नॉर्मल नहीं है। यानी कि आप हिसाब लगाएं कि मैंने जब 2019 में अप्लाई किया था 20 के अंदर तुर्की का वीज़ा, तो मुझे तकरीबन 1 वीक के अंदर तुर्की का वीज़ा मिल गया था। तो उस टाइम थोड़ा इजी भी था तुर्की का वीज़ा, लेकिन थोड़ा मुश्किल भी था कि अगर आपकी एक किसी कंपनी के अंदर आप जॉब कर रहे हैं तो आपकी जो सैलरी थी वो अकाउंट में आनी चाहिए। तो बैंक स्टेटमेंट आपको शो करवानी पड़ती है। तो जितनी सैलरी आती है वो उस हिसाब से फिर आपको वीज़ा देते हैं। लेकिन उस टाइम पे जो मेरा वीज़ा था वो इन्वेस्टर वीज़ा था। तो उस टाइम पे उससे पहले मैंने एक कंट्री में अप्लाई किया था, तो मेरी वो रिफ्यूज़ल आ गई थी। लेकिन उसके बाद मतलब कि मैंने फिर पहले जो अप्लाई किया था वो एक बड़ी कंट्री थी, तो उसमें जब रिफ्यूज़ल आई तो उसके बाद सबसे पहले मतलब कि एक दो एजेंट से मिला था। फिर मैं एक मतलब उन्होंने कहा कि आप पहले सबसे पहले तो इन्वेस्टर वीज़ा लगवाएं, या आपके पास एक वर्क वीज़ा है किसी भी कंपनी का, या जैसे कह लें कि एक नॉर्मल सा वीज़ा है, वर्क वीज़ा है, तो उससे आप ट्रैवल हिस्ट्री बनाएं। ट्रैवल हिस्ट्री बनाने के लिए अभी के टाइम में दुबई ट्रैवल कर लें या तुर्किया का ट्रैवल कर सकती हैं तो वो कर लें। फिर आपको यहाँ से जॉर्जिया एक कंट्री है, वहाँ पे आप ट्रैवल कर सकती हैं। उसका ई वीज़ा मिलता है। अगर आपका बहरीन का वर्क वीज़ा है तो जॉर्जिया का ई वीज़ा होता है, उसकी तकरीबन 15 दिनार ऐसे फीस है। वो जो ई वीज़ा होता है
लेकिन उसके लिए आपको सेम जैसे एयरपोर्ट पे जाना होता है तो आपको पास शो मनी करवानी होती है, फिर मतलब रिटर्न टिकट, थोड़ी एंट्री उनकी मुश्किल है। लेकिन उसकी निस्बत अगर आप हिसाब लगाएंगे अजरबैजान का, तो अजरबैजान के लिए आपको तकरीबन यहाँ से सेम ई वीज़ा मिलता है, तो उनकी एंट्री भी इजी है। मतलब इतने सवाल नहीं पूछते वो एंट्री के टाइम पे एयरपोर्ट पे, तो वो दूसरा ऑप्शन हो सकता है। तो ये दो कंट्री हैं। उसके बाद यहाँ से अगर आप मलेशिया जाना चाहते हैं तो तकरीबन आपको 20 दिनार का वीज़ा मिल जाता है, स्टिकर वाला। तो उसके लिए आपको बैंक स्टेटमेंट भी नहीं चाहिए। तो फिर थाईलैंड का वीज़ा मिल जाता है, जो भी ई वीज़ा है। तो वो उसके लिए भी आपको तकरीबन बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए होती, वो एजेंट वगैरह खुद ही लगवा देते हैं अपने हिसाब से। तो अगर तो आप बहरीन में मतलब रह रहे हैं, जो वर्क वीज़ा है आपके पास, तो यहाँ पे देखेंगे कि आपको बहुत से टिकटॉक पे या मतलब ज़्यादातर एजेंट यहाँ पे अभी के टाइम पे ज़्यादा हो गए हैं। ये तकरीबन 2019 और 20 में ये काम स्टार्ट हुआ था। तो उसके बाद से अब तक तकरीबन आपको हर टिकटॉक में आप देखेंगे कि बंदे यूरोप के वीज़े लगवा रहे हैं, इसका वीज़ा लग गया उसका। लेकिन हकीकत क्या है कि अगर आपका वीज़ा लग भी जाता है फिर एंट्री मुश्किल हो जाती है। तो इसीलिए सबसे पहले आप अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनाएं, उसके बाद किसी अच्छी कंट्री में मूव करना है तो वो थोड़ा इजी हो जाता है। तो सबसे पहले आप ट्रैवल हिस्ट्री बनाएं अपने नॉर्मल वीज़े पे, जो वर्क वीज़ा है। वो भी तकरीबन आपका 6 मंथ से ज़्यादा होगा, तो वो सबसे बेस्ट है। उसके बाद आप यहाँ पे रह के अपना इन्वेस्टर वीज़ा लगवा लें। इन्वेस्टर वीज़ा में क्या होता है कि आप किसी मतलब जो ट्रैवल एजेंट है वो आपका किसी सीआर के अंदर आपको इन्वेस्टर वीज़ा भी लगवा के दे सकते हैं। एक तो इस तरह लग जाता है। तो दूसरा ऑप्शन ये होता है कि आप अपने नाम से एक सीआर बना लें यहाँ पे, तो उसमें आप अपना इन्वेस्टर वीज़ा लगवा लें। तो ये दूसरा ऑप्शन है। लेकिन जो मतलब आप खुद से सीआर बनाएंगे अपने नाम पे इलेक्ट्रिक लगवाएंगे, ऑफिस लेंगे, सब कुछ करेंगे अपने नाम पे, तो उसमें ज़्यादा बेस्ट होता है कि वो आपके नाम पे सारा कुछ वो एग्रीमेंट होता है। लेकिन आप उसके अंदर किसी कंपनी के अंदर जस्ट ऐड हो रहे हैं, मतलब शेयर कुछ आप उसके अंदर कर रहे हैं, तो वो भी बेस्ट है। लेकिन आपका इन्वेस्टर वीज़ा कम से कम होना चाहिए। तकरीबन भी ये हिसाब लगाएंगे आपका 1 ईयर टू या तकरीबन 3 ईयर तक, आपका 3 साल तक आपका जो इन्वेस्टर वीज़ा है वो होना चाहिए। तो मैंने तकरीबन 2020 में लगवाया था, तो वो भी 4 साल हो गए हैं। तो इंशाल्लाह अभी मैं मतलब अप्लाई करूँगा किसी कंट्री के अंदर 2-3, तो वहाँ से टूर करके फिर किसी दूसरी कंट्री के अंदर मतलब एक यूरोप वाली साइड पे किसी कंट्री के अंदर अप्लाई करूँगा, तो मे बी चांस है कि वीज़ा लग जाएगा। तो ये एक बेस्ट ऑप्शन है इन्वेस्टर वीज़े के लिए। लेकिन अगर आप इन्वेस्टर वीज़े से दूसरे वीज़े पे यानी कि एक वर्क वीज़े पे, तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरत होती है। सबसे पहले तो आपकी बैंक स्टेटमेंट होती है, वो तकरीबन 2000 से 3000, कम से कम भी आपकी 1500 दिनार से 2000 तक तो कम से कम होनी चाहिए बैंक स्टेटमेंट, ये कम से कम है। तो वो भी आपकी सैलरी डायरेक्ट आपके अकाउंट में आए, जो कंपनी से सैलरी मिलती है वो वाली। तो ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बाकी आपको वो उस कंपनी का एनओसी लेटर भी चाहिए। मतलब एनओसी लेटर में क्या होता है कि आपने उस कंट्री के अंदर ट्रैवल करना है, तो कंपनी को कोई ऑप्शन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, मतलब वो लिखा होता है उसके अंदर, उसको एनओसी लेटर कहते हैं। फिर सेम वो पासपोर्ट या आईडी कार्ड की कॉपी होती है। तो तकरीबन इस तरह से ये जो 3 चीज़ें हैं मेन, ये अप्लाई करने के लिए होती हैं। लेकिन अगर आपने इसकी निस्बत इन्वेस्टर वीज़े से अप्लाई करना है, यानी कि जब मैंने अप्लाई किया था तो सीआर की कॉपी लगी थी, बैंक स्टेटमेंट थी, और एक मरंडम के पेपर होती हैं, जो मरंडम साइन होता है ना, उसकी आप कॉपी वो अटैच कर दें उसके साथ। तो ये जो 3 चीज़ें होती हैं, इसके अलावा आपको और 30 मतलब और कुछ देने की ज़रूरत नहीं होती। ये अगर 3 चीज़ें आपके पास हैं तो वो
और कुछ नहीं पूछेंगे। मतलब एक बंदे का बिजनेस यहाँ पे है तो वो उनके माइंड में यही आएगा कि भाई ये काम इसका बिजनेस है, ये तो वापस जरूर आएगा। तो जब मैंने अप्लाई किया था उस टाइम उन्होंने कुछ नहीं पूछा, जस्ट एम्बेसी में गया था। तो उसकी मैंने वीडियो भी लगाई है, अगर आप चैनल पे जाएंगे तो वो बहुत स्टार्टिंग में वीडियो है, तकरीबन काफ़ी टाइम पहले की। तो वो तकरीबन छोटी छोटी वीडियो है जो मैंने ऐसे ही चलते रोड पे बनाई थी। लेकिन उस टाइम चैनल यानी कि नया नहीं था, मतलब ऐसे था कि स्टार्टिंग काम ही नहीं किया था चैनल बनाने का, तो जस्ट वैसे ही बना ली थी। तो उन्होंने मेरे से जस्ट ये पूछा था कि ये आपकी आईडी, मतलब आईडी कार्ड की कॉपी, आईडी कार्ड भी देखा था, पासपोर्ट वगैरह उन्होंने ले लिया था सेम टाइम पे। तो बाकी जो डॉक्यूमेंट्स थे वो भी उन्होंने ले लिए थे, और एक फॉर्म था वो फिल किया, और कुछ नहीं पूछा कि आप कहाँ कहाँ पे रहना है, क्या करना है, क्या काम करते हैं, ये वो सारा कुछ उस टाइम पे। लेकिन अभी के टाइम पे कुछ आइडिया नहीं है। तो तकरीबन मुझे उन्होंने एक पेपर दिया था जिसके ऊपर डेट लिखी हुई थी कि आप ये डेट को अपना पासपोर्ट आकर ले जाएं। तो मैं पासपोर्ट लेने गया तो वो सेम टाइम पे मेरे मतलब कि वीज़ा मिल गया था। तो उसकी फ़ीस कितनी थी, फ़ीस जो एम्बेसी की फ़ीस होती है वो 22 दिन और 5 रुपये होती है, जो 1 मंथ का वीज़ा होता है। अगर आपने 3 मंथ का मल्टीपल वीज़ा लेना है तो उसकी 72 दिनार फीस होती है, वो एम्बेसी की फ़ीस होती है। तो बाकी जो एजेंट है यहाँ पे, यानी कि जो आपकी प्रॉपर फाइल रेडी करके देते हैं, तो वो मुख्तलिफ रेट होते हैं। तो जब मैंने अप्लाई किया था वो तकरीबन मैंने 30 दिनार दिए थे फाइल बनाने के। बाकी इंश्योरेंस मैंने खुद की थी, तकरीबन 10 दिनार की इंश्योरेंस थी, ट्रैवल इंश्योरेंस। एक वो चीज़ ज़रूरी होती है। तो ट्रैवल इंश्योरेंस वो लेते भी हैं एम्बेसी वाले भी, वो चेक भी करते हैं ट्रैवल इंश्योरेंस को। तो उस टाइम मेरा जब इन्वेस्टर वीज़ा था तो जो मेरा जो पार्टनर था ना वो मेरा दोस्त ही था। तो वो सीआर मेरे नाम पे था, लेकिन जो इलेक्ट्रिक थी ना, मतलब जो शॉप का जो एग्रीमेंट था या इलेक्ट्रिक का बिल आता था वो उसके नाम था। तो उन्होंने जब मैंने पेपर जमा करवाए तो उन्होंने 2 दिन के बाद उसको कॉल भी की और उससे पूछा कि ये आपका पार्टनर है इस कंपनी के अंदर, तो ये एम्बेसी में मतलब तुर्की के लिए अप्लाई किया, तो आपको कोई ऑप्शन है? उसने कहा नहीं, वो मेरा दोस्त है, वो जा रहा है। तो जस्ट इतना पूछा था कि आप उसको जानते हैं और ये आपका दोस्त है और ये आपकी कंपनी है, बस उसके अलावा और कुछ नहीं पूछा। तो यानी कि तकरीबन 1 हफ्ते के बाद मुझे वीज़ा मिल गया था। तो ट्रैवल किया मैंने, तकरीबन 26 दिसंबर को गया था। तो 1 तारीख को यानी कि न्यू ईयर की शाम को मेरी वापसी थी। तो तकरीबन यहाँ से अगर आप टिकट का हिसाब लगाएं तो अगर आपने 2 एयरलाइन होती हैं तुर्की के अंदर, तो एक जो पेगासस जाती है वो उसका नाम शायद यही है, तो वो तकरीबन 120 दिनार की आपको रिटर्न टिकट मिल जाती है। और दूसरी एक एयरलाइन है उसकी तकरीबन आपको 200 से ऊपर ही मिलती है या 200 तक, वो थोड़ी महंगी है। लेकिन आप नॉर्मल अगर आपने विज़िट करना है तो तकरीबन आपको वहाँ पे रूम भी तकरीबन 450 लीरा या 500 लीरे का एक दिन का रूम मिल जाता है उस टाइम के हिसाब से। तो अभी सीज़न मतलब यही है कि अभी टाइम है तो शायद महंगा मिले, लेकिन तकरीबन इतने का मिल जाता है। तो अगर आप हिसाब लगाएंगे 100 दिनार आपका उसमें गया और 120 दिनार टिकट का हो गया, और तकरीबन आपने वहाँ पे रह के 50 से 60 दिनार खाने के और रूम के देने हैं अगर आप 3 दिन के लिए जा रहे हैं। तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है अगर आपके पास बहरीन का वीज़ा है। तो एक जब आपका वर्क वीज़ा है किसी कंपनी का या आपका आज़ाद वीज़ा है तो आप प्लान करना, मतलब हर बंदे का माइंड में होता है। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं या आपने प्लान करना है मतलब इस तरह का, तो अगर आपका आज़ाद वीज़ा है तो आप जिससे आपने आज़ाद वीज़ा लिया है तो उससे आप एनओसी लेटर ले लें
और एक सैलरी की स्लिप होती है, तो वो सैलरी की स्लिप ओरिजिनल होनी चाहिए। अच्छा, जब सैलरी की स्लिप आपने बनवानी है उससे, तो वो मतलब एक सैलरी स्लिप होती है, उसके ऊपर साइन और स्टैंप लगती है। तो वो तकरीबन आपकी जो एग्रीमेंट के अंदर होती है सैलरी, वो ही लिखनी है आपने। यानी कि ज़्यादा लिखेंगे तो वो चेक कर लेते हैं सिस्टम से। तो वो एक दो तीन चीज़ें हैं जो आपको ज़रूरत होंगी जिससे आपने वीज़ा लिया। तो अगर तो आज़ाद वीज़ा है तो फिर तो अप्लाई करना थोड़ा इजी हो जाता है। लेकिन अगर आप कंपनी का वीज़ा है तो उसमें तकरीबन ये है कि आपको अप्लाई करना थोड़ा मुश्किल होता है कि कंपनी वाले आपको पासपोर्ट नहीं देते हैं। कुछ कंपनी वाले आपका पासपोर्ट ले लेते हैं। तो जब आपने मतलब छुट्टी जाना होता है या ट्रैवल करना होता है अपनी कंट्री में, तो फिर आपको पासपोर्ट देते हैं। लेकिन अगर आपके पास आज़ाद वीज़ा है तो फिर ये है कि आपको चांस होता है, आपके पास अगर पैसे हैं तो फिर आप सबसे पहले ट्रैवल हिस्ट्री बनाएं 3-4 मुल्कों की, और तकरीबन उसके बाद इन्वेस्टर वीज़ा लगवा के 1-2 साल आप फिर इंतज़ार करें और फिर ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन अगर स्टार्टिंग में करेंगे तो ये है कि आपका वीज़ा रिफ्यूज़ भी हो सकता है। तो मैंने सबसे पहले जो रिफ्यूज़ल लगवाई थी वो ये थी। फिर मैंने अपने नाम पे एक सीआर बनाया, तो इन्वेस्टर वीज़ा लगवाया। तो सबसे पहले तुर्की का वीज़ा लगवाया। तो उसके टाइम ये है कि उस टाइम कोरोना जस्ट ख़त्म हुआ था, तो थोड़ा इजीली लग गया था। लेकिन अभी भी अगर आपने अप्लाई करना है तो अभी भी थोड़ा इजी है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। पहले सबसे लास्ट में एक चीज़ है जो आपको मैं बताना भूल गया कि अगर आपने वर्क वीज़ा अप्लाई करना है किसी भी दूसरी कंट्री में, जैसे ये अभी के टाइम में चल रहा है कि पोलैंड का वर्क वीज़ा है या किसी दूसरी रोमानिया का वर्क वीज़ा है या 1-2 कंट्री का बहरीन के अंदर रह के आपको वर्क वीज़ा मिलता है, तो वो यानी कि ये है कि उसमें 30% कोई अच्छा है एजेंट तो आपका लगवा देगा। लेकिन 70-80% ये ही है कि वो आपको 6 महीने से पैसे ले लेंगे आपसे। तो फिर आपका वीज़ा ऐसे यानी कि आपको एडवांस कुछ लेंगे तो उसमें से ये आपका रिफ्यूज़ हो गया, तो आपको वापस देंगे या नहीं देंगे वो तकरीबन ये फ्रॉड ही होता है। तो जिस एजेंट के पास मैं गया था तो वहाँ से मुझे मिल रहा था पोलैंड का वीज़ा। तो वो 6 महीने का तकरीबन ये टारगेट था कि 3 महीने आपका हमने केस बनाना है, अप्लाई करना है आपका वर्क परमिट, वहाँ से अप्लाई करके 3 महीने के अंदर अंदर आपका आ जाएगा। तो उसकी तकरीबन 1200 दिनार ये वर्क वीज़ा है। तो आपने हमको 500 दिनार पहले देना है, तो उसके बाद आपने थोड़े थोड़े करके 100-200 ऐसे करके आपने देना है। तो 6 मंथ के अंदर आपका वीज़ा आ जाएगा। तो मुझे तो इस चीज़ की मतलब समझ नहीं आई थी कि मिल भी जाएगा। तो जस्ट मैं पूछ के आया था 1-2 एजेंट से। तो ये है कि शायद तकरीबन 1-2 एजेंट हों यहाँ पे बहरीन के अंदर, तो वो कुछ दे सकती हैं वर्क वीज़ा। लेकिन ज़्यादातर बेस्ट है कि आप विजिट वीज़े पे जाएं और फिर जाके वहाँ पे जो भी काम करना ये कर सकते हैं। तो जो यहाँ पे वर्क वीज़ा मिलता है किसी भी कंट्री का, तो वो तकरीबन फ्रॉड ही होता है ज़्यादा से ज़्यादा। तो 1-2 एजेंट ऐसे होंगे यहाँ पे बहरीन के अंदर, सबका नहीं कह सकता, लेकिन 1-2 एजेंट ऐसे होंगे जो ओरिजिनल भी हो सकते हैं। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें अगर आप अप्लाई करने वाले हैं वीज़ा। तो थैंक यू सो मच।